गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके प्लेटफॉर्म RWS सिविल सर्विसेज पर। और मैं तैयार हूं NCERT सार बैच को लेकर। आज आपकी क्लास सैटरडे को 1 घंटे की होगी और यहाँ के बाद हम लोग कुछ प्लान भी करते हैं आपके लिए। जूम मीटिंग भी आयोजित करते हैं जो आपके ही टेलीग्राम चैनल पर लिंक के माध्यम से मिलता है। तो आज 1 घंटे की क्लास लेंगे, यानी 8 से 9 बजे तक आपकी यह क्लास मेरे द्वारा ली जाएगी। आज एक नए चैप्टर पर जाएंगे। उससे पहले मैं थोड़ा चैट आपका देख लेता हूँ कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो यहीं बताएंगे और देन फिर मैं क्लास की शुरुआत करूँगा। फिर चैट देखना संभव नहीं हो पाता है, बहुत अधिक चैट फिर नहीं देख पाते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। सबसे पहले आई थिंक कृष्ण प्रकाश जी आए हुए हैं, टुनटुन कुमार भारती जी। चलिए, सुप्रभात। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर? कोई किसी प्रकार की परेशानी को देखने के लिए मैं चैट देखता हूँ। आज मेरा बर्थडे है पूजा मौर्य का। चलिए, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको पूजा। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग। एंड देखेंगे। चलिए, आई थिंक मुझे लगता है कि सभी बच्चे जुड़ चुके हैं और कोई दिक्कत भी नहीं रही होगी, क्योंकि मैं अपेक्षा रखता हूं कि सभी बच्चों को समय से जुड़े। जैसे ही क्लास शुरू हो जाती है वैसे ही जुड़ें, क्योंकि ना मैं लेट ना आप लेट नहीं करेंगे। जब कुछ टेक्निकल दिक्कत होती है तभी हम लेट कर पाते हैं। कल हम लोगों ने देखा था, मोटे तौर पर ध्यान रखिएगा कि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इस कोर्स की महत्ता को समझेंगे। यह एक बेसिक क्लियरेंस के लिए है, यानी बेसिक जो कुछ बातें हमें समझ में आनी चाहिए थी उसके लिए यह कोर्स है। और यहाँ पर हम आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं जाते। जो एनसीईआरटी में लिखा गया है, जो फैक्ट्स है, कॉन्सेप्ट है, वह उसी के हिसाब से पढ़ते हैं। यहाँ हमें बहुत कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ती है, क्योंकि एक साधारण से बच्चे को समझाने के लिए यह एनसीईआरटी बनाया गया है और उसी को मैं एनसीईआरटी सार बैच के रूप में पढ़ा रहा हूँ। जहाँ पर आउट ऑफ एनसीईआरटी जाना होता है वहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आउट ऑफ एनसीईआरटी जा रहे हैं। लेकिन एडवांस लेवल पर जब पढ़ते हैं, कोर्स का ड्यूरेशन लेवल अलग अलग होता है। 8 क्लास के एनसीईआरटी में अलग लिखा होगा, 12 क्लास से एनसीईआरटी में अलग लिखा होगा, फिर स्नातक करेंगे तो अलग होगा, एमए करेंगे इतिहास से तो अलग होगा, और एमए ही पीएचडी करेंगे इतिहास से तो अलग होगा। तो सभी कोर्स का लेवल अलग अलग होता है। जब हम एडवांस लेवल पर पढ़ते हैं तो सबको मिला करके पढ़ लेते हैं। अभी मैंने जो संरचना की है वह क्लास 12 तक की बातें, यानी 6 to 12 की बातें एक साथ मिला करके आपको दिया जा रहा है। 12 से आगे नहीं जा रहे, यानी एनसीईआरटी से लाइन एक भी आगे नहीं जा रहे। तो अगर आपको लगता होगा, आपने चूंकि वनडे की भी तैयारी करी है, चूंकि वनडे का प्लेटफॉर्म है यह, तो वहाँ वनडे की तैयारी करी होगी तो आपको लगता होगा कि ये फैक्ट्स तो यहाँ लिखाया ही नहीं गया, जबकि वो तो लिखाना ही नहीं है। वो तो मुझे पता है कि वहाँ पर है, लेकिन मैं उस लाइन को तोड़ नहीं सकता। केवल एक आध जगह मैं ब्रेक करता हूँ और वहाँ पर भी लिख देता हूँ आउट ऑफ एनसीईआरटी। यहाँ आपसे बस अपेक्षा होती है कि अगर आपने 2025 का टारगेट लिया हुआ है तो आप पहले इस कोर्स को बहुत सावधानी से करें। जो बच्चे आंसर नहीं लिख पा रहे हैं एनसीईआरटी में, वो जाके एडवांस लेवल पर आंसर लिख रहे हैं। क्या फ़ायदा फिर? अगर आप क्लास 12 में हैं या फर्स्ट पार्ट में हैं, सेकेंड पार्ट में हैं, तो अभी आपको एडवांस वाला आंसर नहीं लिखना चाहिए। आप बस मोटे तौर पर लिख करके चले आएंगे, उससे आपको बहुत भला नहीं होगा। अगर आपके पास समय है तो इसी को 2-4 बार दोहराइए। जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसी को कई बार रिपीट कीजिए अगर आपके पास समय है तो। मैंने बहुत ही क्लियर आपको कहा है कि यूट्यूब पर क्लास चलाते हैं, फ्री बच्चे के लिए चलाते हैं, जिनके पास बहुत मतलब दिक्कत होती है, उनको दिशा निर्देश भी नहीं मिल पाता है, उनके लिए मजबूरी में यूट्यूब पर क्लास चलानी होती है। लेकिन अब तो आप पेड कोर्स में हैं, पेड कोर्स में है तो भाई आपको तो इसका फ़ायदा पूरा उठाना चाहिए। जो बच्चे नहीं उठा पा रहे, फिर भी बच्चे को लगता है कि मुझे यूट्यूब पर जाना चाहिए, मुझे जानेगा कौन? अरे जानेगा आपको तब जब आप सफल होंगे, पहले आपको कोई नहीं जानेगा, ध्यान रखिएगा। आप वहाँ एक तरह से व्यूज़ बढ़ाने जाते हैं, और मेरा मानना है कि मैं जब क्लास में पढ़ा रहा होता हो, और प्रयास ये किया है कि कथनी और करनी में अंतर ना हो, तो मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आप अगर पेड बैच में हैं तो आपको बहुत यूट्यूब की अभी ज़रूरत है नहीं। हाँ, जो बच्चे 2024 में जाना चाहते हैं तब भी एनसीईआरटी में हैं, उनके लिए बात अलग है, वो जा सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ, प्रैक्टिस सेशन आप कर सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए आप जा सकते हैं अगर आपको लगता है तैयारी हो गई है तो। एकदम से क्लियर होगा। अब जरा देखेंगे, यहां पर एक नया टॉपिक आज हमने शुरू किया है, जो लास्ट शुरू करना है। लास्ट टॉपिक होगा, या 3 भागों में वैसे विभाजित। यह लास्ट होगा, दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन, आर्थिक और सामाजिक जीवन। चैप्टर नंबर 8 है क्लास 11 का ओल्ड एनसीईआरटी। ये जब हम चैप्टर कर लेंगे
तो जो मध्यकालीन भारत का मैंने चैप्टर आपको बनाया हुआ था वह आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसमें 2-3 क्लास लग सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 भाग है। पहले तो हम देखते हैं शासन है, दूसरा है इसकी आर्थिक व्यवस्था क्या है, फिर हम देखते हैं सामाजिक जीवन कैसा है। हालांकि यहाँ पर उतना नहीं लिखा है जितना कि एडवांस लेवल पर लिखा हुआ है, लेकिन हाँ इतना मोटे तौर पर है कि आप समझ सकते हैं कि कैसे आपको या क्या आपको पढ़ना चाहिए। तो जब ये 3 भागों में है तो इसको भी हम लोग 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला यह पढ़ लेते हैं, दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन कैसा था, और फिर आगे देखेंगे। हेडिंग लेंगे दिल्ली सल्तनत के अधीन शासन, के अधीन शासन। यहां पर एक चीज हमें देखना होगा मोटे तौर पर कि यहां अगर हम पढ़ते हैं तो पहला यह पढ़ना होगा कि दिल्ली सल्तनत की प्रकृति कैसी थी, दिल्ली सल्तनत के राज्य की प्रकृति कैसी थी, दिल्ली सल्तनत के शासन व्यवस्था की प्रकृति, शासन व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी। प्रकृति मतलब होता है नेचर, नेचर का मतलब वो नेचर मत समझिएगा पर्यावरण वाला। दूसरा है दिल्ली सल्तनत के शासन, दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक स्वरूप, एक दूसरा भाग इसका हो जाएगा दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक स्वरूप, प्रशासनिक स्वरूप कैसा है। ये दोनों पॉइंट हमें मुख्यतः यहां पर डिस्कस करना है ताकि हमें सारी बातें समझ में आए। अब देखिए दिल्ली शासन के यानी दिल्ली सल्तनत के शासन की प्रकृति कैसी थी, नेचर कैसा था, यह बात क्यों उभर करके आती है, क्योंकि हमने प्राचीन भारत में भी पढ़ा था कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला राज्य रहा है। प्राचीन भारत अगर मैं याद दिलाऊं तो कुछ रिकॉल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो यहां हमने देखा कि प्राचीन भारत भी राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाला राज्य है, नो डाउट राजा है। क्या राजा के वो सलाह देने के लिए अलग अलग प्रकार के संगठन बने हुए थे? तो बिल्कुल नहीं बने हुए थे। इसके आधार पर हमने यह लिखा था कि राजा सभी शक्तियों का स्वामी होता है, यानी राजा ही निर्णय लेता है कि कौन पद पर रहेगा, कौन पद पर नहीं रहेगा। लेकिन राजा ने स्थानीय शासन के लिए प्रांतीय व्यवस्था का निर्माण किया था, और वहां जो प्रांतपति होता था वह राज परिवार का व्यक्ति होता था। यानी हमने प्रोविंस बनाया, राज्य बनाया, तो राज्य बनाया तो कौन उसमें शासक होगा? जो राज परिवार का ही राजकुमार होता था। जैसे हम मौर्य काल में देखते हैं बिंदुसार शासक है तो अशोक मौर्य प्रतिशासक है, यानी वह राज्य में शासन कर रहा है। यानी राज परिवार के व्यक्ति को ही हम वहां पर नियुक्त करते हैं और लगभग वैसे ही प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं जैसा कि केंद्र में है। ये बातें क्लियर है? तो ये जब हम देखते हैं तो एक राजतंत्रात्मक व्यवस्था वाली सुसंगठित राज्य की अवधारणा हमें प्राप्त होती है। लेकिन मध्यकालीन भारत में स्थिति अलग दिखाई देती है। मध्यकालीन भारत के जो शासक हैं, खास करके सल्तनत काल के, वो स्वाभाविक शासक नहीं, वो यहाँ के शासक नहीं, ये आक्रमणकारी हैं। आक्रमण करने के माध्यम से इन्होंने भारत पर विजय हासिल की और भारत पर विजय हासिल करके अपने तरीके से कुछ व्यवस्था को लागू किया। यहाँ की व्यवस्था वह डायरेक्ट लागू नहीं करता है, क्योंकि जहां से ये आया था उस व्यवस्था को लागू करेगा। समझिएगा बात को, मैं बाद में पूछूंगा कि आपने समझा या नहीं समझा। उस व्यवस्था को लागू करेगा, लेकिन यहां हमें देखने की जरूरत है कि उस व्यवस्था को लागू क्या इसने शांतिपूर्ण ढंग से किया या तलवार के बल पर किया। तो ऑब्वियस है कि आक्रमणकारी है तो उसका एक्सेप्टेंस भारतीय समाज में नहीं होगा, तो वह तलवार के बल पर ही उस व्यवस्था को लागू करेगा, यानी बड़े पैमाने पर युद्ध का सहारा लेगा। दूसरा तथ्य यह भी कि बड़े पैमाने पर युद्ध का सहारा लिया, क्या तो भी सभी क्षेत्र पर शासन किया जा सका? तो नहीं, बहुत सारे क्षेत्र तो स्वतंत्र ही रहे या स्वायत्त ही रहे। तो ऐसे मौके पर दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था पहले की तुलना में अलग रही होगी। इसी बात को हम 2 हेडिंग में पढ़ेंगे कि दिल्ली सल्तनत की प्रकृति कैसी थी और दूसरा है प्रशासनिक स्वरूप कैसा था। प्रकृति वाले में हमें यह देखना होगा कि क्या यह एक सैनिक राज्य था, क्या यह एक इस्लामिक राज्य था।
क्योंकि जो नया शासक वर्ग आया था वह नए धर्म के घोड़े पर चढ़ा हुआ था। उसका एक उद्देश्य था कि क्षेत्र का विस्तार करें, दूसरा उद्देश्य था धर्म का भी विस्तार करें। तो जो धर्म के विस्तार के साथ शासक समूह आया है वह क्या करेगा, अपने धार्मिक पहचान को वहां स्थापित करना चाहेगा, शासन में भी लागू करना चाहेगा। तो क्या यह मान के चले कि दिल्ली सल्तनत एक धार्मिक राज्य था जहां पर केवल और केवल इस्लाम धर्म को ही प्रोत्साहन दिया गया था? विचार इस पर करना पड़ेगा, और विचार करेंगे तो ये पॉइंट हमारा क्लियर हो जाएगा। फिर यहां देखेंगे सुल्तान और अन्य लोग कैसे थे, ये पॉइंट उतना ये फैक्ट्स है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऊपर वाले में है। तो आशा करता हूं कि आपने शायद ये भूमिका समझी होगी। तो मैं इसको शुरुआत करूंगा एक एक पॉइंट को लेकर के और डिस्कस करता हुआ चलूंगा। रिकपाल पाल, अगर आपको नहीं पता है, अगर नहीं पता है कि कहाँ पीडीएफ मिलेगा, तो अभी आप इसका मतलब क्लास ज्वाइन नहीं करते हैं। पीडीएफ आपके एप्लीकेशन पर ही मिलता है। और ये सब क्लास में चैट मत करिए, वनडे की मानसिकता से बाहर निकलिए। बहुत ही सीरियस क्लास है, आपके जीवन को एक तरह से आधार दे देगा। आप क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे ये तो भविष्य के गर्त में, लेकिन आपको इतना जीवन में कॉन्फिडेंस, यह तैयारी कर जो आप तैयारी कर रहे हैं, इतना कॉन्फिडेंस आपको दे देगा कि आप पीएचडी किए हुए व्यक्ति से भी जाके टक्कर ले लेंगे ज्ञान के आधार पर। क्यों? क्योंकि आप थिंकिंग ब्लास्ट के दौर में आ जाएंगे। आपकी जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बहुत अधिक बढ़ती चली जाएगी, और फिर आप लिंक करना सीख जाएंगे। अब समस्याओं को जब आप लिंक करना सीखते हैं तो इसका मतलब समाधान भी आप बेहतर तरीके से ढूंढ लेते हैं। तो बढ़िया से इसको करेंगे। एक एक को जगह देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत के शासन व्यवस्था की प्रकृति कैसी थी। क्या हेडिंग ले लें, यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं है? दिल्ली सल्तनत की प्रकृति में लिख देता हूं। दिल्ली सल्तनत के शासन की प्रकृति कैसी थी, पहले इसको ले लेते हैं। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो ये सबसे लास्ट में दिया हुआ है। दिल्ली सल्तनत के शासन की प्रकृति सबसे लास्ट में दिया हुआ है, लेकिन यहां हम लोग क्या करेंगे, सीधा कर देंगे इसको, और पहले यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। पहले यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली सल्तनत के शासन की प्रकृति कैसी थी, और प्रकृति अगर समझ लेंगे तो फिर क्या इसका मतलब होगा कि हम दिल्ली सल्तनत को समझ पाएंगे। तो यहां पर कुछ सवाल मूलभूत यहां पर लेंगे, सवाल मूलभूत लेंगे। क्या यह लोकतांत्रिक था? अगर आपसे मैं सवाल पूछूंगा आप उत्तर देंगे। क्या यह एक लोकतांत्रिक राज्य था? लोकतांत्रिक राज्य किसे कहते हैं? अगर हम नहीं जानेंगे तो हमारे सवाल का उत्तर आप नहीं दे पाएंगे। लेकिन यह बातें तो हमें पॉलिटी में पढ़ना होता है। आप देखिएगा कि यही है खासियत सिविल सेवा की तैयारी की, या इस टाइप के कोर्स के तैयारी की। जो इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आवश्यक नहीं है कि उसी विषय में मिले। अब अगर मैंने पूछा कि क्या यह एक लोकतांत्रिक राज्य था, तो क्या इसका उत्तर हम हिस्ट्री में ढूंढ पाएंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि ढूंढ पाएंगे। आप इसको ढूंढेंगे पॉलिटी में जाकर के, जहां पर कि राज्य के स्वरूप की बात की गई है कि राज्य कैसा होना चाहिए। क्या यह लोकतांत्रिक राज्य था? आप उत्तर क्या दे रहे हैं? तो आप उत्तर दे रहे हैं नहीं। प्रदीप ने कहा बिल्कुल नहीं था। यहां पर हम लिख दें आपकी तरफ से, यहां पर लिख दें आपकी तरफ से, आपने कहा बिल्कुल नहीं था, नहीं था, और मैंने भी कह दिया यह बिल्कुल नहीं था। अब सवाल ये दूसरा उत्पन्न हो जाएगा। जब हम थिंकिंग प्रोसेस में जाते हैं सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, इसीलिए कहा जाता है कि ज्यों-ज्यों ज्ञान बढ़ेगा हमारी अज्ञानता भी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि ज्ञान का तो पारावार है नहीं। आंखों से हम देखते हैं एक क्षितिज दिखाई देता है, लेकिन इसके बीच में क्या है इसके बारे में हमें क्या पता। तो ज्ञान हमारा बहुत सीमित है, बूंद भर भी ज्ञान हम प्राप्त नहीं करते हैं पूरे जीवन में। अगर कहा गया क्या यह लोकतांत्रिक राज्य था, तो हमने आपके कहने से कह दिया कि नहीं था। लेकिन भाई क्यों कहा? आपका देखा देखी मैंने कर लिया, लेकिन तर्क तो देना पड़ेगा कि यह क्यों नहीं था, तभी तो बात मेरी बनेगी। नहीं तो आपके देखा देखी अगर मैंने कह दिया तो फिर गलत हो जाएंगे। तो क्यों नहीं था? क्यों था कि यहां पर लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं थी। लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं थी, नहीं थी। सुल्तान क्या था? सुल्तान निरंकुश था। सुल्तान क्या था? सुल्तान निरंकुश था। निरंकुश किसको कहते हैं? जिस पर हम किसी प्रकार की रोक लगाने में, हम नहीं, जनता। सुल्तान क्या है? निरंकुश था।
यानी सुल्तान पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं था। किसका? जनता का। जब जनता का अंकुश नहीं होता है वह शासन निरंकुश कहलाता है। अभी हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया देखते हैं, है जनता का शासन है, जनता चाहे तो कितनी भी मजबूत सरकार हो उसको हिला सकती है। और इस बार के चुनाव में दिखा दिया जनता ने कि शासक कह रहा था कि मैं 400 सीट लाऊंगा, आया 240 सीट। इसका मतलब है कि लोकतंत्र चाहे जिस भी रूप में रहा हो भारत में अत्यंत सशक्त है। इसको कहेंगे लोकतांत्रिक पद्धति। ठीक है, तो हमने क्या देखा? बिल्कुल नहीं था। क्यों नहीं था? कि लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं थी, सुल्तान क्या था? निरंकुश था। पहला तो हमने यह देखा। हाँ, अकॉर्डिंग नहीं चलाते। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा। आप देखिए डिस्कस करते चलेंगे, आप अपना जो अपनी विचार है उसको व्यक्त करते जाइएगा। मैं भी बीच बीच में जाकर के विचार देख लेता हूँ। और मान लो आपका उत्तर नहीं दे पाया तो कोई दिक्कत नहीं, आप अपना विचार जरूर व्यक्त कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है, हमें क्लियरिटी आ जाती है। मैं प्रश्न पूछता जाऊँ, क्या एक लोकतांत्रिक था? आपने कहा बिल्कुल नहीं। क्या दूसरा यहां सवाल उत्पन्न होगा कि क्या यह एक सैनिक राज्य था, यानी केवल सेना के आधार पर ही यहां पर राज्य स्थापित किया गया था? हमने क्या देखा कि क्या यह एक सैनिक राज्य था? सैनिक राज्य था। सैनिक राज्य का मतलब क्या होता है? सैनिक राज्य का मतलब होता है कि जहां सेना के आधार पर नियंत्रण होता, नियंत्रण या प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता हो। सेना के आधार पर प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता हो, नियंत्रण रखा जाता हो। जहां सेना के आधार पर प्रशासन पर नियंत्रण रखा जाता हो। जैसे भारत में प्रशासन पर नियंत्रण कौन करता है? क्या सेना करता है वर्तमान में, या पुलिस करती है? पुलिस और सेना में अंतर है। सेना क्या है? डिफेंस के लिए है। जब बाहरी आक्रमण होगा तो सेना डिफेंस करेगी। और आंतरिक तौर पर जो कानून व्यवस्था की स्थिति है उसके देखरेख के लिए पुलिस बनाया गया है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं होता है। पुलिस भी बंधा होता है मूल अधिकारों की रक्षा से। इसका मतलब यह नहीं है कि सेना नहीं बंधा होता है, लेकिन सेना को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्रता होती है, क्योंकि बॉर्डर फोर्स अगर वह है बना हुआ तो वहां पर अधिक समस्याएं रहेगी। उसको नागरिक प्रशासन से कोई लेना देना नहीं है, नागरिकों से डायरेक्ट इंटरेक्शन उसका नहीं होता है। क्या हम कहें कि यह एक सैन्य तंत्र था? सैन्य तंत्र किसको कहेंगे? जहां सेना के आधार पर प्रशासन का नियंत्रण रखा जाता था। हाँ, लेकिन यहां कहेंगे कि हाँ कुछ हद तक था, कुछ हद तक था, हद तक था। क्यों था कुछ हद तक? कुछ हद तक था क्योंकि, या ऐसे लिख सकते हैं, वस्तुतः सल्तनत काल में, वस्तुतः क्या होता है, संपूर्ण सल्तनत काल में, सल्तनत काल में बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक विद्रोह के कारण, बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक विद्रोह के कारण हमेशा सैन्य अभियान ही करना होता था। सैन्य बल के सहारे ही किसी क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जा सकता था, किसी क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जा सकता था, नियंत्रण रखा जा सकता था। क्योंकि लगातार देखो युद्ध हो रहा है, सल्तनत काल में देखेंगे तो रात दिन युद्ध ही हो रहा है। कौन? आंतरिक तौर पर भी देखिए, राजा के ही जो परिजन है वही हमला कर देता था, वही विद्रोह कर देता था। जो दूसरे राजा थे जिसको आपने कब्जे में किया था, काबू किया था, स्वायत्त बनाया था, वही विद्रोह कर देगा जैसे ही राज्य कमजोर होगा। बाहरी आक्रमण लगातार हो रहा है, इसलिए हमेशा शक्ति सेना के पास रही। हर व्यक्ति, हर प्रशासनिक अधिकारी सेना का भी प्रशासनिक अधिकारी होता था, चाहे वजीर हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो, सुल्तान हो चाहे वजीर हो, जो भी अधिकारी है सबके लिए आवश्यक था वह सैन्य रूप से भी मजबूत हो, यानी उसको लड़ाई करना भी आता हो।
तभी वह प्रशासन में सरवाइव कर पाएगा। इसलिए यहाँ इसका कारण था कि हमेशा युद्ध होता रहता था। तो कुछ हद तक तो कह सकते हैं कि यह एक सैन्य राज्य है, लेकिन कुछ हद तक, संपूर्णता में नहीं कहेंगे, क्योंकि एक निष्कर्ष भी हमें प्राप्त करना है। तीसरा देखते हैं, प्रश्न आता है कि क्या यह एक इस्लामिक राज्य था? इस्लामिक राज्य था। अब इस्लामिक राज्य था का मतलब क्या है? यहां मैं फिर से एक ब्रैकेट मारता हूं। इस्लामिक राज्य का मतलब होता है, इस्लामिक राज्य का तात्पर्य क्या है? राज्य का तात्पर्य है वैसा राज्य जहां केवल इस्लामिक कानून लागू होते हो, इस्लामिक कानून से शासन होता हो, कानून का अनुपालन होता हो, इस्लामिक कानून का अनुपालन होता। अब देखिए, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया है, इतना शानदार सा कॉन्सेप्ट दिया है कि एडवांस पर भी इतना टाइम नहीं मिलेगा समझाने के लिए। कभी भी आप क्लास देख लीजिए इतिहास में, खास करके इतिहास में और पॉलिटी में देख लीजिए कि इतना शानदार कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में है कि मतलब अगर इसको आपने क्लियर कर दिया तो फिर कोई भी आप एमए कीजिए, कोई भी एग्जाम देने जाइए, फिर इंटरव्यू देने जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको आराम से इस सब चीज को टैकल कर लेंगे। क्या यह एक इस्लामिक राज्य था? इस्लामिक राज्य किसको कहते हैं? इस्लामिक राज्य का तात्पर्य है वैसा राज्य जहां पर केवल इस्लामिक कानूनों का अनुपालन होता था। क्या मानते हैं कि यह एक इस्लामिक राज्य है? जबकि बहुत सारे शासकों ने घोषित किया कि यहां पर बहुत सारे शासकों ने घोषित किया। हाँ, टुनटुन कुमार भारती जी, चलिए आपके विचार हैं, लेकिन इसको थोड़ा बैलेंस करेंगे। क्या एक इस्लामिक राज्य था? इस्लामिक राज्य का तात्पर्य वैसा राज्य है जहां केवल इस्लामिक कानून का अनुपालन होता हो। मैं पीटी करता हूं, आगे दुखता हूं। यह सवाल इसलिए भी उत्पन्न होता है, यह सवाल इसलिए भी उत्पन्न होता है क्योंकि विभिन्न शासकों ने क्या किया था? क्योंकि विभिन्न शासकों का मतलब सुल्तान होगा, शासकों ने इस्लाम के संवर्धन को अपना मुख्य उद्देश्य बताया था, उसने मुख्य उद्देश्य बतलाया था। यहां पर हम क्या देखते हैं कि एक विशेष उलेमा वर्ग क्या करता था? सुल्तान को सलाह देने के लिए मौजूद था। कानून क्या थे? प्रायः जो कानून थे, न्याय पद्धति किस पर थी? पद्धति इस्लाम पर आधारित थी। न्याय पद्धति इस्लामिक कानून पर आधारित थी, इस्लामिक कानून पर आधारित थी। जो न्याय किया जाता था वो इस्लामिक कानून के हिसाब से ही किया जाता था। यह सवाल इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि ये सब बातें तो हो ही रही है। इसलिए हम मानते हैं कि क्या यह एक इस्लामिक कानून था या इस्लामिक राज्य था? बहुत सारे तर्क हमने दे दिए तो आपने कह दिया हाँ था, लेकिन अभी तो हम तर्क दे रहे हैं, अभी बैलेंस कहाँ किया है? आपने एक शब्द सुना होगा, अगर आप एग्जाम देने आगे जाएंगे आपको एक शब्द से पाला पड़ेगा जिसको हम कहते हैं आलोचनात्मक या समालोचनात्मक या विश्लेषणात्मक। तीनों शब्द कमोबेश एक ही जैसा है। जब हम कहते हैं कि किसी प्रश्न का विश्लेषण करें तो उसका अलग तरीके से हम उत्तर लिखेंगे। अगर किसी के बारे में, प्रश्न के बारे में कहा जाता है कि समालोचनात्मक परीक्षण करें या आलोचनात्मक परीक्षण करें, तो हम क्या करेंगे? प्लस और माइनस दोनों पॉइंट को साथ रखने की कोशिश करेंगे ताकि जो कमी है, जो अच्छाई है, दोनों पर प्रकाश करें। अगर केवल आपसे कहा जाता है कि विवरण दें, सिंपल आप विवरण देते चले जाइए। सबसे आसान क्वेश्चन वही होता है जिसके पीछे
विवरण लिखा होता है। इसको हम टेल वर्ड कहते हैं। अगर आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे तो इसको हम टेल वर्ड कहते हैं। अभी टेल वर्ड वाला मैंने एक भी प्रश्न आपको दिया ही नहीं है। क्यों? कि मैं चाहता हूं कि केवल आप कंटेंट को देख करके लिखना सीखें। अभी मैं आपसे अपेक्षा नहीं रखता कि आप अपने हिसाब से प्रगणित करें, यानी नए तरीके से सोच करके लिखने की शुरुआत करें। ये आपसे अपेक्षा है ही नहीं, मेरी तो नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप सही तरीके से कंटेंट लिखना अपने मन से सीख लें, जो सही डायरेक्शन में हो। इतना अगर कर देते हैं तो मैं मान के चलूंगा कि आपने एक फेज पार कर लिया और सेकंड फेज में एंट्री करने के लिए आप तैयार हैं। इसलिए बच्चे बहुत सारे अनुरोध करते हैं कि मुझे टैलेंट ग्रुप का हिस्सा बना लीजिए। तो सभी बच्चे क्यों टैलेंट ग्रुप में जाएंगे? क्यों आप बर्डन लेंगे? फिर आपकी पढ़ाई बेकार हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि मुझे 2026-27 में जाके एग्जाम देना है, तो आपको टैलेंट ग्रुप में जाने का कोई मतलब अभी नहीं है। आप अगले साल जाइए, क्योंकि ये कोई प्रक्रिया बंद तो होगी नहीं, ये प्रक्रिया तो चलती रहेगी। तो जब जरूरत होगी तब आपको जाना है, अभी आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम वहां एडवांस लेवल की चर्चा करेंगे जो 2024 के बच्चों के लिए, 2025 के बच्चों के लिए फायदेमंद होगा। सभी बच्चे के लिए टैलेंट ग्रुप नहीं है अभी, ध्यान रखिएगा। तो यह सवाल इसलिए भी उत्पन्न होता है क्योंकि विभिन्न शासकों ने इस्लाम के संवर्धन को अपना मुख्य उद्देश्य बनाया। एक विशेष उलेमा वर्ग सुल्तान को सलाह देने के लिए मौजूद था, न्याय पद्धति पर इस्लामिक कानून लागू किया। हालांकि इसे पूर्णतः इस्लामिक राज्य मानने में कई कठिनाइयां, इस्लामिक राज्य मानने में कई कठिनाइयां आती हैं, कठिनाइयां हैं। और लेंगे उदाहरण। क्या क्या कठिनाई है जरा देख लेते हैं। यहां पर हम ये देखते हैं कि राजा या सुल्तान केवल इस्लामिक कानून के आधार पर न्याय नहीं करता था, इस्लामिक कानून के आधार पर न्याय नहीं कर सकता था, क्योंकि इस देश में बड़ी संख्या गैर इस्लामिक लोगों की थी। क्योंकि इस देश में बड़ी संख्या क्या थी? बड़ी संख्या गैर इस्लामिक लोगों की थी, गैर इस्लामिक लोगों की थी। अतः सुल्तान के द्वारा हम क्या देखते हैं? सुल्तान के द्वारा न्याय करने की या आदेश अथवा न्याय के दौरान आदेश देने अथवा न्याय प्रदान करने के दौरान आदेश देने अथवा न्याय प्रदान करने के कारण या प्रदान करने के दौरान क्या किया जाता था? करने के दौरान धर्मनिरपेक्ष अधिनियम भी पारित किए जाते थे। धर्मनिरपेक्ष अधिनियम भी पारित किए जाते थे, अधिनियम भी बनाए जाते थे, जिसे क्या कहा जाता था? जिसे जवाबित कहा जाता था। जवाबित याद करिएगा, क्वेश्चन यहां से बनेगा। क्वेश्चन अगर आप उत्तर नहीं देंगे बहुत पिटाई लगेगी। जिसे जवाबित कहा जाता था। जवाबित का मतलब क्या हो जाएगा? जवाबित इक्वल टू क्या हो जाएगा? धर्म निरपेक्ष कानून। धर्म निरपेक्ष कानून को हम क्या कहते हैं? जवाबित कहते हैं। क्या ये क्वेश्चन बना पाएंगे? क्या मैं अपेक्षा रखूं कि 80% बच्चे इसका सही उत्तर देंगे? लेकिन एक तो सामान्य प्रश्न मैंने फिरोज शाह तुगलक वाला पूछा, वो भी आप 40% के आसपास ही उत्तर देते हैं। तो आपसे क्या अपेक्षा रखी जाए, तो समझ में नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल शिवांगी, अगर आप अच्छा लिख पाते हैं ना, अगर अच्छा लिख रहे हैं तो आपको जरूर शामिल करेंगे। आप ऑलरेडी नंबर दे चुके होंगे, क्योंकि 1-2 दिन में जैसे ही मैं फुर्सत में आऊँगा, मेरे हिस्से के जो बच्चे हैं, यानी जिस बच्चे को मैंने सर्टिफाई किया है, उन बच्चों को मैं ऐड कर दूंगा। कुछ बच्चों से हम वीडियो कॉलिंग के माध्यम से ही बात करेंगे, इंडिविजुअल, ध्यान रखेंगे। मतलब ये नहीं कि जो जूम मीटिंग है वो तो होता ही होता है। तो वहाँ पर मोनिका मैडम हम लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया है कि कम से कम 5-6 बच्चों से इंडिविजुअली वीडियो कॉल करके बात करेंगे, उनके अनुभव को जानेंगे
कि कैसे उनका अनुभव रहा। पिछले सप्ताह भी हमने कोशिश की थी, लेकिन टेक्निकल एरर की वजह से वह फेल कर गया था। देखते हैं। तो याद रखेंगे, जवाबित का मतलब क्या होता है? जवाबित का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष कानून। जवाबित का मतलब क्या हो गया? धर्मनिरपेक्ष कानून। यानी इसे धर्मनिरपेक्ष अधिनियम भी जारी कर जाता है। धर्मनिरपेक्ष अधिनियम भी यहां पर जारी किया जाता था। इसलिए दिल्ली सल्तनत को क्या कहा जाता है? यही कारण है कि दिल्ली सल्तनत को क्या कहा जाता है? सल्तनत को इस्लामिक सल्तनत नहीं बल्कि क्या कहा जाता है? बल्कि जहांदारी कहा जाता है। जहांदारी सल्तनत कहा जाता है। जहांदारी कहा जाता है। जहांदारी का मतलब क्या होता है? जहांदारी, जहान का मतलब क्या होता है? संसार, विश्व, पृथ्वी। तो यहां पर इस्लामिक नहीं कहा जाएगा, जहांदारी कहा जाता है। जैसे एक किताब का नाम आप सुनेंगे, जैसे फतवा ए जहांदारी, ऐसे करके आप देखेंगे जियाउद्दीन वर्नी एक किताब लिखता है, फतवा ए जहांदारी। तो फतवा ए जहांदारी का मतलब क्या है? वह दिल्ली सल्तनत के शासन की प्रकृति की चर्चा कर रहा होता है। इस्लामिक मतलब होगा जो पूर्णतः इस्लाम के कानून के हिसाब से चलेगा। जहांदारी का मतलब होगा जो इस दुनिया जहान को देखते हुए कानून बनाएगा। यहां ध्यान रखेंगे कि जो मुसलमानों पर क्या होता था? मुसलमानों पर ही केवल इस्लामिक कानून लागू होता था। इस्लामिक कानून लागू होता था। गैर इस्लामिक, जिसको हम हिंदू कह सकते हैं, गैर इस्लामिक लोगों पर इस्लामिक कानून नहीं लागू होते थे। लोगों पर उसके अपने कानून लागू होते थे। अपने कानून लागू होते थे। अब देखिए क्या दिक्कत है मध्यकालीन भारत की। यहां पर कहा गया कि मुसलमानों पर ही केवल इस्लामिक कानून लागू होता था और गैर इस्लामिक जो लोग हैं उनके अपने कानून लागू होते थे। खास करके सभी मामलों में, पहले तो चाहे क्रिमिनल हो चाहे दीवानी हो, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल, दो प्रकार के लॉ होते हैं। क्या ये आइडिया है आपके पास? जो न्याय है उसकी दो प्रकृति होती है। एक क्रिमिनल है जिसमें हम मर्डर वगैरह करते हैं, मारपीट और मर्डर वगैरह करते हैं, तो वह क्या होता है? क्रिमिनल एक्टिविटीज मानी जाती है। चोरी, डकैती, मारपीट, इस टाइप की घटनाएं क्रिमिनल एक्टिविटीज के दौरान परिगणित होती है। दूसरा है जो संपत्ति संबंधी विवाद है, विवाह संबंधी विवाद है, उसको हम सिविल लॉ में कहते हैं। सिविल लॉ है यानी दीवानी कानून। मध्यकालीन भारत में इसमें कोई भेद नहीं था। क्रिमिनल लॉ भी हम सिविल लॉ की तरह ट्रीट करते थे। जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी और उसको हमने पैसा दे दिया तो हो गया मामला, रफा दफा हो गया, जिसको ब्लड मनी कहते हैं। वर्तमान में अभी भी ऐसा होता है कि ब्लड मनी दे करके भी इस्लाम में है अवधारणा। जैसे पता नहीं आप लोगों का परिप्रेक्ष्य इतना बड़ा है कि नहीं, अगर मैं एक रेफरेंस दूं कि कतर में कुछ भारतीय नौसैनिकों को पकड़ लिया गया था। कतर के सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था किसी कारण से, और बाद में उस कतर के नौसैनिकों को छोड़ दिया गया। अगर आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा हो तो कैसे छोड़ दिया गया? तो माना जाता है कि कतर एक इस्लामिक देश है, तो वहां पर ब्लड मनी का भुगतान किया गया था। यानी हमने जिसको हत्या की थी या जो हमने गलत काम किया था उसके बदले हमने धन दे करके अपने आप को मुक्त करा लिया था। वहां पर चाहे वो क्रिमिनल केस हो चाहे दीवानी हो, उस पर एक सामान्य नियम लागू होता था और हर वर्ग के लिए अलग अलग था। जब आधुनिक राज्य की स्थापना हुई तो ये सिस्टम खत्म हो गया। आप देखिएगा क्रिमिनल लॉ हर किसी पर लागू होता है। अभी भी भारत जैसे देश में सिविल लॉ नहीं बन पाया है सभी धर्मों के लिए, जिसको हम कहते हैं समान नागरिक संहिता। किसी भी आधुनिक राज्य की विशेषता होती है सामान्य नागरिक संहिता को लागू करना। भारत भी लागू नहीं कर पाया। पहले तो हम देखते हैं कि नहीं ही था, अलग अलग था, हिंदू अपना करेगा। हमने क्या देखा कि भारत में गैर मुसलमानों को वो अपने धर्म के अनुपालन का अधिकार था, अधिकार था। हालांकि
इसे एक नए वर्ग के तहत वर्गीकृत करता। हालांकि इस पर क्या होता था, इस पर या इस वर्ग पर अनिवार्य सैन्य सेवा के बदले, इस वर्ग पर अनिवार्य सैन्य सेवा में, अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट पाने के बदले एक कर लगाया जाता था, कर लगाया जाता था जिसे हम जजिया कर कहते हैं, जाता था जिसे क्या कहा जाता था, जिसे जिजिया या जजिया कर कहा जाता था, जजिया कर कहा जाता था, जिसे जिजिया या गैर जिजिया कर कहा जाता था। गैर इस्लामिक लोगों को, इस्लामिक लोगों को क्या कहा जाता था, लोगों को जिम्मी या धिम्मिस कहा जाता था, धिम्मिस कहा जाता था। समझिएगा बात को, फिर आगे चलेंगे क्योंकि सबसे जटिल पॉइंट यही है, इसी पर टाइम लग रहा है। मुसलमानों ही केवल इस्लामिक कानून लागू होता था, गैर इस्लामिक लोगों पर उसके अपने कानून लागू होते थे। भारत में गैर मुसलमानों को अपने धर्म के अनुपालन का अधिकार था। हालांकि इस वर्ग पर अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट पाने के बदले एक कर लगाया जाता था जिसे हम जजिया कर कहते हैं या जिजिया या जजिया कर कहते हैं, और गैर इस्लामिक लोगों को धिम्मिस या जिम्मिस या धिम्मिस शब्द कहते हैं। जिम्मिस या धिम्मिस शब्द का प्रयोग इसके लिए हम करते हैं। इसका मतलब है कि जब हम बात करते हैं जजिया कर की, अगर जिन्होंने मध्यकालीन भारत नहीं पढ़ा है तो वो तो नहीं समझ पाएंगे कि जजिया कर एक बहुत ही कुख्यात सा कर है जो गैर इस्लामिक लोगों पर लगाया जाता है और माना जाता है कि एक धार्मिक कर है। लेकिन ये धार्मिक कर नहीं है, धर्म के आधार पर नहीं लिया जाता है। यह इसलिए लिया जाता है कि आपको जो मुसलमान है, इस्लामिक राज्य में हर मुसलमान का कर्तव्य है वह सैन्य सेवा करे, यानी राज्य की सेवा करे सेना के रूप में, यानी सेना बन के आपको जाना पड़ सकता है, राज्य आपके पुत्र को सेना के रूप में तब्दील कर सकता है। लेकिन हिंदू परंपरा में यह नहीं है। हिंदू परंपरा कहता है कि भाई आपको जैसे जीवन जीना है जिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूंकि जो हिंदू या गैर इस्लामिक है वह तो अनिवार्य सैन्य सेवा में जाएगा नहीं, उसके ऊपर तो आप वो कानून नहीं लागू कर सकते हैं, तो आपके बदले कुछ सेना में सिपाही बढ़ा दिए जाएंगे। उसके लिए आपसे एक टैक्स लिया जाता था कि आप उसके राज्य में रहते हैं तो राज्य आपको सुरक्षा दे रही है ना। अगर राज्य बॉर्डर पर सुरक्षा कर रही है तो सभी वर्गों की सुरक्षा कर रही है, तो उसमें तो गैर इस्लामिक और इस्लामिक दोनों लोग हैं। इस्लामिक लोग तो सेना में सेवा दे करके अपना उस कर चुका देते हैं, लेकिन गैर इस्लामिक लोग कर भी नहीं देंगे और सेना की सेवा भी नहीं करेंगे। तो इसलिए उनको ऊपर एक अलग से टैक्स लगाया जाता था जिसको हम जिजिया या जजिया कर कहते हैं। और गैर इस्लामिक लोगों को क्या कहा जाता था, धिम्मिस कहा जाता था। धिम्मिस यानी जिम्मिस कहा जाता था। ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था, ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ब्राह्मणों पर नहीं लगाया जाता था। इसको हम क्लियर करेंगे। जजिया कर का मतलब क्या होगा, जजिया कर क्या है, इसका मतलब है कि गैर इस्लामिक लोगों पर, इस्लामिक लोगों को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट दिए जाने के एवज में लिया गया कर को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट दिए जाने के एवज में लगाया गया कर, ठीक है। इससे बहुत सारे लगाया गया कर, इससे क्या होता है, हालांकि इस कर से कौन छूट होता था, अपंग मतलब दिव्यांग, फिर हम देखेंगे महिलाएं, बच्चे, साधु, सन्यासी आदि मुक्त होते थे। साधु सन्यासी आदि मुक्त होते थे। हालांकि उपरोक्त के बावजूद
के बावजूद फिरोज शाह तुगलक के काल में, फिरोज शाह तुगलक के काल में इसमें दो परिवर्तन किए गए, दो परिवर्तन लाए गए। काल में इसमें दो परिवर्तन लाए गए। पहला जो परिवर्तन लाया कि ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया, ब्राह्मणों को भी जजिया कर के दायरे में लाया गया। और जजिया कर को भूराजस्व, जिसको हम खराज कर कहते हैं, खराज कर से अलग करके वसूला जाने लगा, अलग करके वसूला जाने लगा। अब देखिए क्या होता है। जजिया कर क्या है कि गैर इस्लामिक लोगों को अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट दिए जाने के एवज में या को की जगह पर कर सकते हैं। गैर इस्लामिक लोगों पर अनिवार्य सैन्य सेवा के से छूट देने के एवज में लगाया गया कर। हालांकि इस कर से अपंग, महिलाएं, बच्चे, साधु, सन्यासी मुक्त होते थे। उपरोक्त के बावजूद फिरोज शाह तुगलक के काल में दो परिवर्तन किए गए। ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया गया। जजिया कर के भूराजस्व कर से, जजिया कर को भूराजस्व कर से अलग, जिसको हम भूराजस्व कर को खराज कहते हैं, उससे अलग करके वसूला जाने लगा, ताकि स्पष्ट संकेत मिले कि यह गैर ब्राह्मणों पर या गैर इस्लामिक लोगों पर हम कर लगा रहे हैं। ठीक है, कर लगा रहे हैं। तो ऐसा हम क्या देखते हैं कि यहां पर आनंद शुक्ला, अभी जो आपने पढ़ा ना उसको आप छोड़ दीजिए, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको भूल जाइए। जब क्लास में आते हैं, क्लास में सिस्टमैटिक पढ़ते हैं। जो आपने पढ़ा है, मैं मानता हूं कि आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन यहां तो हम बेसिक क्लियर करेंगे। हमें एक बार सिस्टमैटिक तरीके से जो पढ़ाया जा रहा है उसको समझते हुए चलना है, नहीं तो आप आगे आगे चलेंगे, समझेंगे कुछ नहीं, जहां था वहीं रह जाएंगे। यही कारण है कि अधिकांश बच्चे, कई के बच्चे तो यह कहते हैं कि मैं लुट गया, पिट गया, बर्बाद हो गया, मेरा 1000 रुपये ठग लिया गया। क्यों? क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं कि मुझे क्या करना है। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ टीचर बेकार में आकर के कुछ भी पढ़ा के जा रहे हैं। पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं तो इतने 20 वर्षों से यही काम कर रहा हूँ। तो आप नहीं समझ पाते हैं, टीचर के ऊपर दोष देते हैं कि वो समझा नहीं पा रहे। इसलिए नहीं समझ पाते हैं क्योंकि अपनी उत्कंठा, जैसे आपके पास जजिया के संदर्भ में इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो इंफॉर्मेशन व्यवस्थित इंफॉर्मेशन ऐसे है, इसको आप व्यवस्थित करिए, फिर आगे चलिए, और जो पहले आपने पढ़ा था उसको आप उसके जोड़ दीजिए। कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? निष्कर्ष के तौर पर कहा जा सकता है, कुल मिलाकर कहा जा सकता है, कि सल्तनत का स्वरूप ना तो लोकतांत्रिक था, ना ही मूल रूप से इस्लामिक था, और न ही मूल रूप से इस्लामिक था। यह अधिक से अधिक क्या था? अधिक सैन्य तंत्र अथवा कुलीन तंत्र था। कुलीन तंत्र था। यह था हमारा निष्कर्ष, जहां हम यह डालते हैं कि यह क्या है? एक सैन्य तंत्र या कुलीन तंत्र था। इसको हम नहीं कह सकते हैं कि यह लोकतांत्रिक या इस्लामिक राज्य था, क्योंकि गैर इस्लामिक लोग यहां पर मौजूद थे, तो स्वाभाविक है कि यहां पर गैर इस्लामिक लोग मौजूद हैं, उसके हिसाब से कानून बनाए जा रहे हैं। नहीं, 1 ही घंटे का क्लास होना है, 1 ही घंटे की क्लास होगी, क्योंकि उसके बाद इकोनॉमी की क्लास होनी है, तो 1 ही घंटे की क्लास होगी। उसके बाद भी मुझे सैटरडे को बहुत लंबी यात्रा करनी होती है, लगभग 70 किलोमीटर प्लस मुझे जाना होता है। दिल्ली में मैं मुखर्जी नगर में हूँ, मुखर्जी नगर से मुझे ग्रेटर नोएडा आपके मुख्य ऑफिस में जाना होता है, ताकि आपके साथ डायरेक्ट बात कर सकें लाइव क्लास के बाद।
थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन आपसे बात करने की उत्कंठा ही अलग है। तो आशा करता हूं कि यहां तक बातें आपने समझी होगी सरल तरीके से। अब जरा हम लेंगे दूसरे पॉइंट को। दूसरा पॉइंट जो था हमने यहां पर लिखाया था, आ, अगर दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक स्वरूप कैसा था। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक स्वरूप कैसा था। यही ले लेंगे। दूसरा पॉइंट था दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक स्वरूप। सल्तनत का प्रशासनिक स्वरूप जो आपने यहां पढ़ लिया ना, प्रशासनिक स्वरूप जो आपने यहां पढ़ लिया एनसीईआरटी में, मैंने यहां पर अपना इनपुट बिल्कुल नहीं दिया है, सब एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। आप जाकर के जो यूपीएससी का मेंस दे रहा होगा उस बच्चे से एक बार कह दीजिएगा कि सिस्टमैटिकली आप मुझे बता दो कि दिल्ली सल्तनत के का स्वरूप कैसा था, नेचर कैसा था, प्रकृति कैसी थी। जो यूपीएससी का मेंस दे रहा है उनसे जाकर के आप पूछ लेना। क्यों? क्योंकि उसने जिग जैग तैयारी करी है। पीटी क्वालिफाई करना भी फिर भी अलग हो जाता है। हमारी क्षमता तभी पहचानी जाती है जब हम मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई करते हैं। एनसीईआरटी छोटी सी किताब है, लेकिन वहां पर मैंने या एनसीईआरटी लिखने वालों ने इतना गूढ़ अर्थ लिख दिया है कि हमें एडवांस पर जाने की जरूरत नहीं होती। जो मैंने अभी यहां बताया एनसीईआरटी के सहारे एडवांस में भी पढ़ेंगे तो कमोबेश यही बातें आपको जानकारी मिलेगी, और यहां पर हम मिस कर जाते हैं। लोग कहा जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी को समझो कैसे ये कोई ध्यान नहीं देता। यहां पर हम पढ़ ही नहीं रहे हैं बल्कि उसको समझते हुए आगे चल रहे हैं। अब दूसरा देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का स्वरूप कैसा था। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन का स्वरूप कैसा था जरा उसको देख लेते हैं। अब क्या देखते हैं कि जब उत्तर भारत में तुर्कों की विजय होती है, उत्तर भारत में तुर्कों की विजय होती है, कोई दिक्कत, विजय हुई, तुर्क शासकों ने अपने क्षेत्र की प्रशासनिक पद्धति को भारत में भी लागू करने की कोशिश की। अपने क्षेत्र की प्रशासनिक पद्धति को भारत में भी लागू करने की कोशिश की। भारत में भी लागू करने की कोशिश की। लागू किया, सीधे कर देते हैं, लागू करने की कोशिश किया, अब भारत में भी लागू किया। हालांकि तुर्कों का प्रभाव चूंकि संपूर्ण क्षेत्र में पूर्णतः स्थापित नहीं हो पाया था, चूंकि पूर्णतः संपूर्ण क्षेत्र में स्थापित नहीं हो पाया था, स्थापित नहीं हो पाया, साथ ही तुर्कों के भी अलग अलग वंश शासन करते रहे, इसलिए प्रशासन की संरचना भी एक रूप नहीं रही। हमेशा नहीं रही। एक रूप प्रशासन की संरचना हम देखते हैं नहीं रहती है। क्या लिखा मैंने, एक बार मैं पढ़ता हूं फिर मैं बोर्ड पर आके समझाता हूं। उत्तर भारत में तुर्कों की विजय हुई। तुर्क शासकों ने अपने क्षेत्र की प्रशासनिक पद्धति को भारत में भी लागू किया। हालांकि तुर्कों का प्रभाव चूंकि पूर्णतः संपूर्ण क्षेत्र में स्थापित नहीं हो पाया, साथ ही तुर्कों के भी अलग अलग वंश शासन करते रहे, इसलिए प्रशासन की संरचना भी एक रूप हमेशा नहीं रही। अब देखिए, जो तुर्क आक्रमणकारी तो क्या होगा, तुर्क आक्रमणकारी क्या भारत के थे? तो तुर्क आक्रमणकारी भारत से थे? तो बिल्कुल भी नहीं थे। तुर्क आक्रमणकारी भारत के तो नहीं है, बाहर से आए हैं। तो बाहर में जब वो गौड़ क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में वो शासन करते होंगे, उनके शासन की अपनी पद्धति बनी थी। उस पद्धति को उसने भारत में लागू करने की कोशिश की, लेकिन यहां तो उसके हाथ में सारा राज्य है ही नहीं।
ऐसा तो नहीं कि कंप्लीट इस्लामाइजेशन हुआ है भारत का। भारत में जितने तुर्क हैं खाने में नमक के बराबर, उससे ज्यादा तो दाल ही है। यहाँ पर दूसरे धर्म के लोग हैं। क्या वही पद्धति जो गोर क्षेत्र में विकसित हुई थी, क्या यहां पर लागू किया जा सकता था? बिल्कुल नहीं किया जा सकता था। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जवाबित बनाना पड़ा, पूर्णतः इस्लामिक कानून को स्थापित नहीं किया जा सका। दूसरा है कि समय के हिसाब से बहुत सारे राजवंश भी आते रहे। पहले हमने मामलुक वंश देखा, खिलजी वंश देखा, तुगलक वंश है, लोदी वंश है, सैयद वंश है, कितने सारे वंश आ गए। सभी की अपनी अपनी रुचि थी और सब ने अपने अपने हिसाब से प्रशासन का परिवर्तन किया। इसलिए एक सम प्रशासनिक संरचना का विकास हम नहीं देख पाते हैं, संपूर्ण क्षेत्र में स्थापित नहीं हो पाया। साथ ही तुर्कों के भी अलग अलग वंश शासन करते रहे, इसलिए प्रशासन की संरचना भी एक रूप हमेशा नहीं रही। यहां पर हम क्या देखते हैं कि जो प्रशासन की उपरोक्त विविधता के बावजूद, हम क्या देखते हैं, बावजूद 14वीं शताब्दी तक जबकि तुर्की शासन मजबूती से स्थापित हो गया, तो यहां पर तुर्की शासन मजबूती से स्थापित हो गया। तो यहां हम क्या देखते हैं, स्थापित हो गया। तो भारत में भी भारत की प्रशासनिक संरचना स्पष्ट हो पाई। प्रशासनिक संरचना स्पष्ट हो पाई। कैसे हो पाई? प्रशासनिक संरचना स्पष्ट हो पाई। प्रशासनिक स्वरूप यहां पर हम देख सकते हैं किस प्रकार से। अब हम देखेंगे कि इसका प्रशासनिक स्वरूप कैसा बनता है। कुलीन मतलब होता है जो अमीर व्यक्ति है, कुलीन है या अमीर है। देखिए 2-3 शब्द है यहां, सही है, आपका प्रश्न सही है। कुलीन मतलब क्या होगा? कुलीन मतलब होगा जो बड़े बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो धनवान या शासन के अधिकारी वर्ग हैं, उनको हम क्या कहेंगे? कुलीन। जो बड़े लोग हैं, बड़े वर्ग हैं, शासन से संबद्ध, जो बड़े लोग हैं शासन से संबद्ध, विशेषाधिकारों से परिपूर्ण तथा धनवान। कुलीन किसको कहेंगे? जो बड़े वर्ग के लोग हैं, शासन के साथ जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक विशेषाधिकार से जुड़े हुए लोग हैं और धनवान भी हैं, जो पैसा वाला है वह कुलीन कहलाता है। इलीट क्लास उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। कुलीनों को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इलीट क्लास कहेंगे, नहीं। और दूसरा जो वर्ग होगा, एक होता है आपका अमीर। यह क्या होता है? यह भी कुलीन वर्ग का हिस्सा है, कुलीन वर्ग का ही हिस्सा होता है, तथा मुख्यतः प्रशासन से जुड़ा हुआ है। मुख्यतः क्या है? प्रशासनिक अधिकारी है। क्लियर होगा? प्रशासनिक अधिकारी है। ठीक है। एक कुलीन शब्द है, एक अमीर शब्द। अमीर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर करते हैं, तो एक अमीर जो है वह कुलीन भी हो सकता है, कुलीन वर्ग भी हो सकता है। प्रिंस गुप्ता आपने पूरा देखा नहीं, फटाक से आपने चैट कर दिया। यही मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं। कभी कभी क्या होता है ना कि लगता है कि शायद ये मैं बताना भूल गया। मैं जो बताता हूं वह आपकी क्षमता के हिसाब से बताता हूं ना, कि आप कितना समझ पाएंगे। अगर बहुत अधिक है तो आपको एडवांस लेवल की क्लास में जाइए। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? कुलीन वर्ग कहते हैं। कुलीन वर्ग का मतलब क्या हो? इलीट वर्ग कहते हैं। इलीट वर्ग क्या कहते हैं? इलीट। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिखते हैं। अमीर वर्ग का मतलब, अमीर का मतलब अमीर ही होता है, जो प्रशासनिक अधिकारी है।
आशा करता हूं कि यहां तक बातें आपने समझी होगी। ये दोनों समझना जरूरी है। कल एक बच्चे ने चैट किया था कि सूफी, कुलीन, ये सब, हाँ, जिसका जजिया केवल हिंदू पर नहीं, गैर इस्लामिक और हिंदू में अंतर है। गैर इस्लामिक और हिंदू में उतना ही अंतर है जैसा हम अल्पसंख्यक और मुसलमानों में अंतर देखते हैं वर्तमान। मुसलमान कहने का मतलब अल्पसंख्यक नहीं, या केवल अल्पसंख्यक नहीं। अल्पसंख्यक हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। हिंदू भी अल्पसंख्यक हो सकता है किसी राज्य में, जैसे नागालैंड में देखेंगे 95% क्रिश्चियन है, तो वहां हिंदू अल्पसंख्यक है। मुसलमान अल्पसंख्यक किसी क्षेत्र में हो सकता है। उसी तरह से यहां पर गैर हिंदू कहने का मतलब है कि हिंदू, सिख, बौद्ध सब कुछ उसमें आ जाएगा, केवल हिंदू नहीं आएगा। हमने क्या देखा? प्रशासनिक संरचना स्पष्ट। प्रशासनिक स्वरूप कैसा है जरा इसको देख लेते हैं। तो प्रशासनिक स्वरूप हम देखते हैं कि यहां पर कौन होता है। यहां पर प्रशासन में सबसे जो प्रमुख होगा वह होगा सुल्तान। सबसे ऊपर कौन होगा? सुल्तान होगा। सुल्तान ये क्या होगा? ये होगा प्रशासन का प्रमुख। प्रशासन का प्रमुख होगा। प्रमुख यानी हेड यही होगा जो सुल्तान होगा। सुल्तान कौन होगा? जो प्रशासन का प्रमुख होगा। व्यवहारिक रूप से क्या था? व्यवहारिक रूप से यह एक स्वतंत्र शासक था। स्वतंत्र शासक होता था, लेकिन औपचारिक रूप से यह खलीफा का प्रतिनिधि होता था। लेकिन औपचारिक रूप से यह क्या होता था? यह खलीफा का प्रतिनिधि होता था। देखिए, इस्लाम में हम खलीफा से बाहर कुछ नहीं सोच सकते हैं, या पैगंबर मोहम्मद साहब से बाहर कुछ नहीं सोच सकते। व्यवहारिक रूप से एक स्वतंत्र शासक था। जैसे भारत में देखते हैं कि सुल्तान शासन कर रहा है। सुल्तान शासन कर रहा है, बहुत सारे सुल्तान हैं, केवल एक सुल्तान तो है नहीं, बहुत सारे अलग अलग क्षेत्र में शासन कर रहे हैं। लेकिन ये सुल्तान क्या कहता है कि मैं खलीफा का प्रतिनिधि हूं। क्योंकि इस्लाम का जब विस्तार हुआ, मैंने पहले भी बताया था, पैगंबर मोहम्मद साहब सैनिक प्रमुख भी थे, यानी प्रशासनिक प्रमुख भी थे, और धार्मिक प्रमुख भी थे। तो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद खलीफा का अस्तित्व आया। खलीफा भी फिर चूंकि उनके डायरेक्ट उत्तराधिकारी थे, तो वो भले पैगंबर नहीं थे, लेकिन पावर उतना ही था जितना कि पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ था। तो अब खलीफा तो हर जगह शासन नहीं करता, तो खलीफा ने पर्टिकुलर क्षेत्र में गवर्नर्स की नियुक्ति कर दी, और गवर्नर्स ने भी दूर के क्षेत्रों पर सुल्तान की नियुक्ति कर दी, जो प्रायः गुलाम सरदार हुआ करते थे। अब सुल्तान को लौटा करके देखिए, तो सुल्तान किसके प्रति उत्तरदायी होगा? गवर्नर के प्रति। और गवर्नर किसके प्रति उत्तरदायी है? खलीफा के प्रति। खलीफा किसके प्रति उत्तरदायी है? इस्लाम के प्रति। तो एक तरह से चैन बना हुआ है। तो भले सुल्तान कहीं है, लेकिन वो कहता है कि हम खलीफा के ही प्रतिनिधि हैं। व्यवहारिक तौर पर तो वह नहीं है। व्यवहारिक तौर पर खलीफा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, लेकिन भाई औपचारिक तौर पर तो हमें कहना पड़ता है कि हम खलीफा के अंदर हैं। प्रशासन का प्रमुख क्या है? व्यवहारिक रूप से यह एक स्वतंत्र शासक होता था, लेकिन औपचारिक रूप से यह खलीफा का प्रतिनिधि होता था। अब दिक्कत क्या है? यहां पर समय हो जाता है समाप्त। ठीक है, समय हो जाता है समाप्त। सुल्तान और अभी का जिला अधिकारी एक ही नहीं, दोनों में अलग अलग होगा। आप तो तुलना ही गलत कर रहे हैं प्रिंस जी, तुलना अधिकारी आप गलत कर रहे हैं। जिला अधिकारी तो प्रशासनिक अधिकारी हो गया ना, तो सुल्तान जिला नहीं है, सुल्तान के अंदर तो पूरा भारत है ना। लेकिन समय खत्म हो रहा है, इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। यही दिक्कत है, यही 2 घंटे की क्लास होती, सारा कॉन्सेप्ट आज ही हमारा क्लियर हो जाता। लेकिन मैं ध्यान रखिएगा, 8-10 दिन के बाद जब भी इकोनॉमी खत्म होता है, मैं तुरंत ही इसको खत्म करूंगा। 10 से 15 क्लास लगेगा मुश्किल से मेडिवल हिस्ट्री में, अगर हम लोग प्रयास करते हैं पूरे 2 घंटे पढ़ने की। मुश्किल से 15 या 20 क्लास लगना है, कहानी खत्म हो जाए। ऐसा ही करेंगे जैसे ही समय समाप्त होता है, मतलब जैसे ही समय मिल जाता है। ठीक है, 2 आवर्स क्लास आज नहीं लेंगे। इकोनॉमी की क्लास आज शेड्यूल नहीं है, होगा, क्लास तो है ही, क्लास है, अलग से नहीं है। तो आज जाना भी तो है ना, मैंने पहले बताया था कि आज मुझे थोड़ा आपके लिए ही जाना होता है। कहाँ? जूम मीटिंग करने के लिए। और 70 किलोमीटर में फटाफट गाड़ी चला करके जाऊंगा, ड्राइव करके जाऊंगा, तो टाइम उसमें लगेगा। तो मैं तैयार होऊंगा, फिर जाऊंगा, तो जाने में 2 घंटे का समय मुझे चाहिए था, ताकि 12 बजे से पहले
आपके लिए तैयार हो। कुछ आज सेशन भी हम नया लेने वाले हैं, क्योंकि खास करके यूट्यूब वाले बच्चों के लिए कुछ कंसर्न रहता है ऐसा कि हो सकता है कि कुछ प्रोग्राम में तब्दीली आए। अब क्या सब आएगा, तो आप लोग भी जुड़िएगा। अगर सेशन का नोटिफिकेशन आता है तो आप लोग भी उस सेशन के साथ जुड़िएगा, क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं वहाँ से। इजाज़त दीजिए, बाय एंड टेक केयर।